नमस्कार देवियों सज्जनों सर्वप्रिय छात्रों, आप सबका हार्दिक स्वागत है शिक्षा पॉइंट पर। क्लास 10th सीबीएसई के द्वारा जारी आदर्श प्रश्न पत्र बहुत ही उपयोगी साबित होता है सभी छात्रों के लिए। सैंपल पेपर हमेशा उपयोगी साबित होता है। देखते हैं 22-23 में जो सैंपल क्वेश्चन पेपर हिंदी कोर्स ए में जारी किया गया है उसकी विवेचना करते हैं और समझते हैं सभी तथ्यों को। सामान्य निर्देश ये सभी छात्रों को बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको 15 मिनट क्वेश्चन पेपर समय से पूर्व दिया जाता है। 10 सवा 10 बजे क्वेश्चन पेपर दिया जाता है इन निर्देशों को, और सभी प्रश्नों को बड़े ध्यान से समझना चाहिए। खंड अ में बहुविकल्पी वस्तुपरक प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें लिखा है, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। ध्यान दीजिए, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प, इन 3 शब्दों को ध्यान में रखिए। उपयुक्त बहुत से लगते हैं, सारे ही उपयुक्त लगते हैं, लेकिन उनमें भी जो सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प होता है वही आपका उत्तर होता है। इसको ध्यान में अवश्य रखें। घर घर पर आधारित है, घर परिवार पर आधारित यह गद्यांश है। बहुत ही सुंदर गद्यांश है। देखिए, घर जैसा छोटा शब्द भावनात्मक दृष्टि से बहुत विशाल होता है। इस आधार पर मकान, भवन, फ्लैट, कमरा, कोठी, बंगला आदि इसके समानार्थी बिल्कुल भी नहीं लगते हैं, क्योंकि इनका सामान्य संबंध दीवारों, छतों और बाहरी व आंतरिक साज सज्जा तक सीमित होता है, जबकि घर प्यार, भरोसे और रिश्तों की मिठास से बनता है। एक आदर्श घर वही है जिसमें प्रेम व भरोसे की दीवारें, आपसी तालमेल की छतें, रिश्तों की मधुरता, खिले खिले रंग, स्नेह, सम्मान व संवेदनाओं की सज्जा हो। घर में भावनात्मकता है, वह भावात्मकता जो संबंधों को महका कर परिवार को जोड़े रखती है। यह बात हमें अच्छी तरह याद रखनी चाहिए कि जब रिश्ते महकते हैं तो घर महकता है। प्यार अठखेलियाँ करता है तो घर अठखेलियाँ करता है। रिश्तों का उल्लास घर का उल्लास होता है। इसलिए रिश्ते हैं तो घर है, और रिश्तों के बीच बहता प्रेम घर की नींव है। यह नींव जितनी मजबूत होगी, घर उतना ही मजबूत होगा। न जाने क्यों आज का मनुष्य संवेदनाओं से दूर होता जा रहा है। उसके मन में कोमलता, कठोरता बदल रही है। कोमलता कठोरता में बदल रही है। दिन रात कार्य में व्यस्त रहने और धनोपार्जन की अति तीव्र लालसा से उसके अंदर मशीनियत बढ़ रही है। इसलिए उसके लिए घर के मायने बदल रहे हैं, उसकी अहमियत बदल रही है। इसी कारण आज परिवार में आपसी कलह, द्वंद्व आदि बढ़ रहे हैं। आज की पीढ़ी प्राइवेसी, वैयक्तिकता के नाम पर एकाकीपन में सुख खोज रही है। उसकी सोच मेरा कमरा, मेरी दुनिया तक सिमट गई है। एक छत के नीचे रहते हुए भी हम एकाकी होते जा रहे हैं। काश सब घर की अहमियत समझें और अपना अहम हटाकर घर को घर बनाए रखने का प्रयास करें। पहला प्रश्न है, भावात्मक दृष्टि से घर जैसे छोटे से शब्द की विशालता में निहित हैं। कथन पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन है, प्रेम, विश्वास, नातों का माधुर्य व संवेदनाएं। दूसरा है, आकर्षक बनावट, सुंदर लोग, वैभव व संपन्नता। तीसरा है, सुंदर रंग संयोजन, आंतरिक सजावट एवं हरियाली। चौथा है, स्नेह, सम्मान, सरसता, संवेदनाएं, संपन्नता व साज सज्जा। इसका सही कथन है पहला, का इसका विकल्प है। कथन एक सही है, बाकी गलत हैं। दूसरा प्रश्न है, सामान्य रूप में मकान, भवन, फ्लैट, कमरा, कोठी आदि शब्दों का संबंध किससे होता है? क हृदय की भावनाओं से, ख वैभव की समृद्धि से,
ग स्थानीय सुविधाओं से, घ बनावट व सजावट से। ये इसका सही विकल्प है, घ बनावट व सजावट से। तीसरा प्रश्न, आज की पीढ़ी को सुख किसमें दिखाई दे रहा है? इसका सही विकल्प है ग, क। तीसरे का सही विकल्प है क, निजी जीवन व एकांतिकता में। चौथा प्रश्न है, गद्यांश में प्रेम को घर का क्या बताया गया है? क आभूषण, ख आधार, ग भरोसा, घ उल्लास। ख इसका सही विकल्प है आधार। पांचवा प्रश्न है, कथन ए और कारण आर को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। कथन ए, आदमी के अंदर संवेदनाओं की जगह मशीनियत बढ़ती जा रही है। कारण आर, व्यस्तता और अर्थोपार्जन की अति महत्वाकांक्षा ने उसे यहाँ तक पहुँचा दिया है। तो इसका सही विकल्प है ग, कथन ए सही है और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। तो इसका सही विकल्प है ग। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश, दो पद्यांशों में से किसी एक पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। बहुत अच्छी कविता है ये। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही, संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए हम या कि तुम, जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो वृंत से झरकर कुसुम, जो पंथ भूल रुका नहीं, जो हार देख झुका नहीं, जिसने मरण को भी लिया हो जीत, है वही है जीवन वही, सच हम नहीं, सच तुम नहीं। ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे, जो है जहाँ चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। जो भी परिस्थितियाँ मिलें, कांटे कांटे चुभें कलियाँ खिलें, टूटे नहीं इंसान, बस संदेश यौवन का यही, सच हम नहीं। अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना, अपने नयन का नीर अपने आप हमको पोंछना। आकाश सुख देगा नहीं, धरती पसीजी है कहीं, हर एक राही को भटक कर ही दिशा मिलती रही, सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही। जगदीश गुप्त के द्वारा यह कविता लिखित है। पहला प्रश्न है, इस कविता के केंद्रीय भाव हेतु दिए गए कथनों को पढ़कर सबसे सही विकल्प चुनिए। कथन एक, प्रतिकूलता के विरुद्ध जूझते हुए बढ़ना ही जीवन की सच्चाई है। दो, परिस्थितियों से समझौता करके जोखिमों से बचना ही उचित है। तीन, लक्ष्य संधान हेतु मार्ग में भटक जाने का भय त्याग देना चाहिए। चार, जीवन में अपने छाले खुद सहलाले का दर्शन अपनाना चाहिए। पहले का विकल्प देखिए, सही विकल्प है ग, सही विकल्प है ग। कथन 1, 3 एवं 4 सही हैं। दूसरा प्रश्न है, मरण अर्थात मृत्यु को जीतने का आशय है, मृत्यु को जीतने का आशय है, सही विकल्प है घ। जीवन व जीवन के बाद भी आदर्श रूप में स्मरण किया जाना, घ इसका सही विकल्प है। तीसरा प्रश्न, आकाश सुख देगा नहीं, धरती पसीजी है कहीं का अर्थ है कि, तीसरे का सही विकल्प होगा ग। जुझारू बनकर स्वयं ही जीवन के दुख दूर किए जा सकते हैं, जी हाँ, ग इसका सही विकल्प है। चौथा प्रश्न, अपने आप से लड़ने का अर्थ है, अपने आप से लड़ने का अर्थ है, इसका सही विकल्प है घ। अपनी दुर्बलताओं की अनदेखी न करके उन्हें दृढ़ता से दूर करना, ये बहुत ही महत्व की बात है। पांचवा, युवावस्था हमें सिखाती है कि, कथन पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन है 1, स्वयं को चैतन्य, गतिशील, आत्म आलोचक व आशावादी बनाए रखें। दूसरा, सजग रहें, जीवन में कभी कठिन परिस्थितियां उत्पन्न ही न होने दें। तीसरा है, सुख दुख उतार चढ़ाव को भाग्यवादी बनकर स्वीकार करना सीखें। चौथा, प्रतिकूल परिस्थितियों के आगे घुटने न टेकें, बल्कि दो हाथ
करें। अब विकल्प देखिए, इसका सही विकल्प है ख। कथन 1 व 4 सही हैं। पहला कथन, चैतन्य स्वयं को चैतन्य, गतिशील, आत्म आलोचक व आशावादी बनाए रखें। और चौथा, प्रतिकूल परिस्थितियों के आगे घुटने न टेकें बल्कि दो दो हाथ करें। तो सही विकल्प होगा ख। आगे देखिए, अथवा में दिया है, फसल किसान के कच्चे अधपके। फसल किसान के कच्चे अधपके सपनों की लहलहाती आस है। यह उसके हृदय की गहराइयों में अंकुरित एक विश्वास है। यह विश्वास है ढही हुई दीवार की चिनाई का, 18 पार कर चुकी बेटी की सगाई का, परचुनिए की उधारी चुकाने का, मन के सपनों को नए परिधान पहनाने का। इसी विश्वास की सलामती के लिए वह मूंदता है आंखें दिन में न जाने कितनी बार, और दुआएं प्रेषित करता है ऊपर तक। भरोसे और आशंका की रस्सा कशी में न जाने कितनी बार वह जागता है नींद से, और जगा देना चाहता है उस परमात्मा को भी जिसके बारे में सुनता आया है कि सभी कुछ उसके ही हाथ है। और इसीलिए जब फसल सौंधी आती है, असल में किसान के सपने सौंधी आते हैं, और फसल घर आ जाने पर सपने पक जाते हैं। डॉक्टर विनोद प्रसून। देखिए, पहला प्रश्न, फसल को किसानों के कच्चे अधपके सपनों की लहलहाती आस कहने का कारण है। कथन पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है फसल देखकर बैंकों से सस्ते ब्याज पर ऋण सरलता से मिल जाना। दूसरा, फसल से किसान के स्वप्नों की संबद्धता और भावनात्मक लगाव होना। तीसरा, फसल से जुड़े निराई, सिंचाई, कटाई, गहाई, भंडारण आदि के सपने देखना। चौथा, फसल से ही जीवन की जरूरी इच्छाओं के साकार होने की संभावना जुड़ी होती है। विकल्प, इसका सही विकल्प है पहले का ग। कथन 2 एवं 4 सही हैं, 2 और 4। दूसरा प्रश्न है, किसान के हृदय की गहराइयों में अंकुरित हुए विश्वास की परिधि में आते हैं। क, कुछ पाकर सामाजिक कार्य करने की इच्छाएं। ख, अति आवश्यक कार्य एवं मन के भावात्मक सपने। ग, आधुनिक कृषि यंत्र आदि जुटा लेने की अभिलाषाएं। घ, कठिन समय के लिए कुछ बचा कर रखने की योजनाएं। तो इसका सही विकल्प है ख, अति आवश्यक कार्य एवं मन के भावात्मक सपने। तीसरा प्रश्न है, दुआएं प्रेषित करता है ऊपर तक का आशय है। इसका आशय है ग, फसल की कुशलता हेतु मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करना। चौथा प्रश्न है, भरोसे और आशंका की रस्सा कशी में पंक्ति के आधार पर किसान की मनोदशा से जुड़ा सही विकल्प है ख, ईश्वर पर विश्वास किंतु फसल की कुशलता को लेकर मन आशंकित रहना। ख सही विकल्प है। पांचवा प्रश्न है, कथन ए और कारण आर को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। कथन ए, किसान अपनी फसल के साथ भावात्मक रूप से जुड़ा होता है। कारण आर, व्यवसाय और व्यवसायी के बीच ऐसे संबंध स्वाभाविक हैं। तो इसका सही विकल्प है घ। कथन ए सही है किंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। घ इसका सही विकल्प है। तीसरा प्रश्न देखिए, रचना के निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, न तो तुम वहां जा सके न ही मैं। इसका सरल वाक्य होगा, क, तुम और मैं दोनों ही वहां नहीं जा सके। दूसरा प्रश्न है, सूर्योदय होते ही प्रकृति का सौंदर्य खिल उठता है।
इसका संयुक्त वाक्य होगा, इसका संयुक्त वाक्य होगा ख सही विकल्प है। सूर्योदय होता है और प्रकृति का सौंदर्य खिल उठता है। ध्यान दीजिए, संयुक्त वाक्य में दो उपवाक्यों के बीच में और अवश्य रहेगा। और तथा, अथवा, और तथा दोनों ही एक जैसे हैं, तो और भी लिख सकते हैं, तथा भी लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, आपके आवाज उठाने पर सभी आपके साथ खड़े हो जाएंगे, इसका मिश्र वाक्य होगा। ख इसका सही विकल्प होगा। आप आवाज उठाएंगे तो सभी आपके साथ खड़े हो जाएंगे। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में मिश्र वाक्य पहचान कर नीचे दिए गए सबसे सही विकल्प को चुनिए। इसका हाँ, आप कह सकते थे, पहला है आप कह सकते थे कि यह गलती आपने नहीं की है। दूसरा, यदि आप अपना पक्ष रखते तो अवश्य ही निर्दोष सिद्ध होते। तीसरा है, जब आपने गलती की ही नहीं है तो उसका दंड आपको क्यों मिलेगा। चौथा है, चूंकि दोषी कोई और है इसलिए आप यह दोष अपने ऊपर बिल्कुल मत लीजिए। तो इसका देखिए विकल्प है चौथे का कथन घ, कथन 1, 2, 3 व 4 सही हैं। सही विकल्प है घ। पांचवा प्रश्न, कॉलम 1 और कॉलम 2 के साथ सुमेलित कीजिए। कॉलम 1 को 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सही विकल्प चुनकर लिखिए। कॉलम 1, कॉलम 2। पहला है, बिल्ली आई और दूध पी गई। सरल वाक्य। यदि दूध बाहर न रखा होता तो बिल्ली ऐसा नहीं कर पाती। संयुक्त वाक्य। हमें बिल्ली का जूठा दूध फेंकना पड़ा। मिश्र वाक्य। अब देखिए विकल्प क्या कहता है। इसका सही विकल्प है ख, एक का दूसरे से मिलान हो रहा है, यानी कि संयुक्त वाक्य से। पहला है ना, बीच में और लगा है। फिर दूसरे का तीसरे से मिलान हो रहा है, ये मिश्र वाक्य है। और तीसरे का एक से मिलान हो रहा है, ये सरल वाक्य है। अगला देखिए प्रश्न 4, निर्देशानुसार वाच्य पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सही विकल्प चुनकर लिखिए। कॉलम 1, कॉलम 2। 1, भारत द्वारा मैच जीत लिया गया। कर्तृवाच्य। गेंदबाजों ने मैच में बेहतरीन प्रदर्शन किया। कर्मवाच्य। विपक्षी बल्लेबाजों से क्रीज पर रुका ही नहीं जा सका। भाववाच्य। तो इसका सही विकल्प होगा घ। इसका सही विकल्प होगा घ। 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से मिलान हो रहा है। दूसरा है, इनमें कर्मवाच्य का उदाहरण है। रवीना गजल नहीं गा पाती, है ना। तो इसका कर्मवाच्य का उदाहरण देना है। रवीना से गजल नहीं गाई जाती, रवीना पैदल नहीं चल पाती, रवीना से पैदल नहीं चला जाता। तो कर्मवाच्य का उदाहरण है रवीना गजल नहीं गा पाती। इसका सही विकल्प है। इनमें कर्तृवाच्य का उदाहरण है चलो अब घर चलें, का ही सही इसका विकल्प है। प्रश्न 4 में रवीना से, दूसरे का है रवीना से गजल नहीं गाई जाती, और तीसरे में है चलो अब घर चलें। चौथा, दादी जी पढ़ नहीं सकती, इसका भाववाच्य होगा दादी जी से पढ़ा नहीं जा सकेगा। ख इसका ग इसका सही विकल्प है दादी जी से पढ़ा नहीं जा सकता। पांचवा है बिना सहारे बूढ़ी माँ से अब चला नहीं जाता है, इसका कर्तृवाच्य होगा। इसका कर्तृवाच्य होगा ख सही विकल्प है बिना सहारे बूढ़ी माँ अब चल नहीं पाती हैं। पांचवा प्रश्न, निर्देशानुसार
पद परिचय पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, चारों ओर छाई हरियाली मनमोहक लग रही है, रेखांकित अंश का पद परिचय होगा। क, इसका सही विकल्प है क ही इसका सही विकल्प है, भाववाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एक वचन, कर्ता, कारक। दूसरा प्रश्न है, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे, रेखांकित अंश का पद परिचय होगा। इसका भी सही विकल्प है क, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, विशेष्य क्रिया है मारे। तीसरा है, यह पुस्तक मैंने तब खरीदी थी जब मैं 15 वर्ष का था, रेखांकित अंश का पद परिचय होगा। ख, सार्वनामिक विशेषण, विशेष्य है पुस्तक। चौथा है, हालदार साहब ने पान खाया, रेखांकित अंश का पद परिचय होगा। ख, सकर्मक क्रिया, सही विकल्प है सकर्मक। ख, सकर्मक क्रिया, कर्म है पान, सामान्य भूतकाल, कर्तृवाच्य है। अगला 5वां प्रश्न है, कुछ लड़के बाहर खेल रहे हैं, चाय में कुछ पड़ा है, दोनों वाक्यों में कुछ का सामान्य पद परिचय होगा। ग इसका सही विकल्प है, पहला है कुछ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा कुछ है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। एक जगह अनिश्चय संख्यावाचक और दूसरी जगह अनिश्चयवाचक सर्वनाम। छठा प्रश्न है, निर्देशानुसार अलंकार पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए, 1, अर्थ बिना कब पूर्ण है। शब्द सकल जग काज, अर्थ अगर आ जाए तो ठाट बाट और राज। इस दोहे में प्रयुक्त अलंकार है श्लेष, क इसका सही विकल्प है। दूसरा प्रश्न, कैसे कलुषित प्राण हो गए, मानो मन पाषाण हो गए। इन पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है उत्प्रेक्षा, सही विकल्प है ख, क्योंकि जहाँ पर मनु मानो आदि शब्द आते हैं तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार ही होता है। तीसरा प्रश्न है, इधर उठाया धनुष क्रोध में और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कांपे, सहसा विकल हुए जीवों के प्राण। तो तीसरे का सही विकल्प है घ, अतिशयोक्ति। चौथा प्रश्न है, एक दिवस सूरज ने सोची, छुट्टी ले की बात, सोचा कुछ पल सुकून मिलेगा, चलने दो धरती पर रात। इन काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है ग, मानवीकरण, सही विकल्प है ग, मानवीकरण। 5वां, कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिमकणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। इन काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है, 5वें का सही विकल्प है ख, उत्प्रेक्षा। यहाँ पर भी मानो शब्द आया है ना, तो मनु मानो, तनु तानो, ऐसे शब्द जहाँ पर आते हैं वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है ना। तो अलंकार के लिए एक खास वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक आई बटन में आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, आप उसको देख करके अलंकार को अच्छे से समझ सकते हैं। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित पठित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब, ये पता लग गया होगा आपको, नेताजी का चश्मा पाठ से है यह गद्यांश। कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब, कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए, बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसता है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है।
दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदयस्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा, आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया, चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गईं। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसे बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आईं। पहला प्रश्न है, हालदार साहब क्या सोचकर दुखी हो गए? ख इसका सही विकल्प है, देशभक्तों पर मजाक उड़ाने वाली बिकाऊ कौम को देखकर। दूसरा प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, हालदार साहब ऐसा क्यों सोच रहे थे? दूसरे का सही विकल्प है ग, मूर्तिकार मास्टर की भूल और कैप्टन की मृत्यु के कारण। तीसरा प्रश्न, हालदार साहब की आदत से मजबूर आंखों ने क्या किया? तीसरे का सही विकल्प है ग, चौराहे पर आते ही स्वभावतः मूर्ति की ओर उठ गईं। चौथा प्रश्न है, हालदार साहब क्यों चीख पड़े? इसका सही विकल्प है ख, नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा देखकर। पांचवा प्रश्न है, सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा किस बात का प्रतीक था? पांचवे का सही विकल्प है ग, देशभक्तों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव। आठवां प्रश्न है, गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न, बाल गोविंद भगत साधु की सभी परिभाषाओं पर किन गुणों के कारण खरे उतरते थे? बाल गोविंद भगत पाठ का नाम है, उसी में से यह प्रश्न पूछ लिया गया है। तो इसका सही विकल्प है ग, सात्विक गृहस्थ जीवन, सत्यवादिता, शुद्ध व्यवहार, कबीर दर्शन से सज्जित आत्मा। दूसरा, काशी को संस्कृति की पाठशाला इसलिए कहा गया है क्योंकि यह संस्कृति पाठ से है। दूसरे का सही विकल्प है घ, यह विद्वानों, कला मर्मज्ञों, कलाकारों, स्नेह व सद्भावना की पावन स्थली है। नौवां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित पठित पद्यांश पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। तार सप्तक में जब ये उस पाठ से है, कविता से है, तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई, उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, संगतकार पाठ है। तभी मुख्य गायक को ढांढस बधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, या यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग। और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। पहला प्रश्न है, तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, इस पंक्ति में उसका शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? प्रधान गायक। ख इसका सही विकल्प है प्रधान गायक के लिए। दूसरा प्रश्न है, संगतकार का मुख्य
गायक की सहायता संगतकार का स्वर मुख्य गायक की सहायता कब करता है? घ इसका सही विकल्प है घ। गायक का कंठ कमजोर होने तथा प्रेरणा व उत्साह में गिरावट आने पर। तीसरा प्रश्न है, संगतकार किसका प्रतीक है? संगतकार ग इसका सही विकल्प है किसी की सफलता में निस्वार्थ सहयोग करने की भावना का। चौथा प्रश्न, कभी कभी संगतकार गायक का यूं ही साथ क्यों देता है? चौथे का सही विकल्प है ख, उसे यह संदेश देने के लिए कि वह स्वयं को अकेला ना समझे। चौथा प्रश्न है, संगतकार की मनुष्यता किन कार्यों से प्रकट होती है? ख इसका सही विकल्प है उसे यह संदेश देने के लिए कि वह स्वयं को अकेला न समझे। 10वां प्रश्न देखिए, पद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित दो बहुविकल्पी प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, फसल कविता में फसल की श्रेष्ठ परिभाषा के साथ प्रकाश में आए अन्य बिंदु हैं। पहले का सही विकल्प है ग। कृषि संस्कृति से निकटता, प्रकृति एवं मनुष्य के सहयोग से सृजन। दूसरा प्रश्न, गोपियों को उद्धव का शुष्क संदेश पसंद न आने का मुख्य कारण था? घ इसका सही विकल्प है गोपियों का ज्ञान मार्ग के स्थान पर प्रेम मार्ग को पसंद करना। खंड ख वर्णनात्मक प्रश्न देखिए, गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में लिखिए। का नवाब साहब की सनक नकारात्मक थी, किंतु हर सनक नकारात्मक नहीं होती। सोदाहरण सिद्ध कीजिए कि किस सनक को सकारात्मक सनक कहा जा सकता है। सकारात्मक, देखिए इसका उत्तर कुछ इस प्रकार होता है सकारात्मक सनक का अर्थ है किसी कार्य की धुन का पक्का होना और लगन, मेहनत तथा ईमानदारी से उसे पूरा करने के लिए पूरी तरह जुटकर प्रयास करना। जैसे वैज्ञानिक, महापुरुष, आज़ादी के मतवाले क्रांतिकारी, सामाजिक बुराइयों को समूल नष्ट करने की ठानने वाले समाज सुधारक। दूसरा हो सकता है पहाड़ काटकर रास्ता बनाने वाले दशरथ माझी जैसे सकारात्मक सनक वाले व्यक्तियों के उदाहरण, है ना। अकेला ही पहाड़ काटकर रास्ता बनाने के लिए निकला था दशरथ माझी और उसको लोग सनकी समझ रहे थे, पागल समझ रहे थे, लेकिन जब वह अपनी सनक पर आगे बढ़ता चला गया तो लोग भी उसके साथ जुड़ते चले गए और पहाड़ कटता चला गया और आखिरकार रास्ता बन ही गया। खा महानगरों की फ्लैट कल्चर और लेखिका मन्नू भंडारी के परंपरागत पड़ोस कल्चर में आपको क्या अंतर दिखाई देता है? विचार करके लिखिए। देखिए उसका उत्तर कुछ इस तरह से है, महानगरों की फ्लैट कल्चर में जीवन केवल अपने तक सीमित हो गया है। यहाँ एकाकीपन प्रिय होता जा रहा है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। ऐसा जीवन असहाय और असुरक्षित होता है। इसके विपरीत परंपरागत पड़ोस कल्चर में घर की दीवारें पड़ोस तक फैली हुई थीं, अर्थात जीवन केवल अपने तक सिमटा हुआ नहीं था, सब अपनत्व के बंधन में बंधे थे। ऐसा जीवन अधिक आनंदपूर्ण व सुरक्षित था, ऐसा माना जाता है। ग मंगल ध्वनि किसे कहते हैं? बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है? स्पष्ट कीजिए। मांगलिक अवसरों पर वातावरण में पवित्रता व आनंद भरने के लिए वाद्य यंत्रों से बजाई जाने वाली ध्वनि मंगल ध्वनि कहलाती है। शहनाई मंगल ध्वनि का प्रमुख वाद्य है। बिस्मिल्लाह खां ने अपनी साधना से शहनाई को साध लिया था। तन्मयता के साथ शहनाई बजाकर वातावरण को मंगलपूरित करने में उन्हें महारत हासिल थी। इन विशेषताओं के कारण उन्हें मंगल ध्वनि का नायक कहा जाता है। घ सच्चे अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है? संस्कृति पाठ के आधार पर तर्क सहित स्पष्ट कीजिए।
संस्कृत व्यक्ति वह होता है जिसमें अपनी बुद्धि तथा योग्यता के बल पर कुछ नया करने की क्षमता हो। उदाहरण के लिए न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया। इस आधार पर न्यूटन संस्कृत मानव सिद्ध होते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ नया सोचा और नवीन खोज कर डाली। 12वां प्रश्न देखिए, पद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में लिखिए। का क्रोध से बात और अधिक बिगड़ जाती है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता के आलोक में इस कथन की पुष्टि कीजिए। देखिए, उत्तर कुछ इस तरह से हो सकता है। क्रोध से बात और अधिक बिगड़ने की संभावना रहती है। क्रोधी व्यक्ति का वाणी पर नियंत्रण नहीं होता। प्रत्युत्तर में विपक्षी भी कटु व व्यंग्य वचन सुनाता है। पाठ में भी परशुराम जी के क्रोध करने के कारण लक्ष्मण जी ने भी उनकी अवस्था व पद का ध्यान न रखते हुए उन्हें कठोर उत्तर दिए। यदि श्री राम की विनम्रता बीच में न होती तो न जाने परिणाम क्या हो सकता था। ये इस तरह से उत्तर आप लिख सकते हैं। खास आपके पाठ्यक्रम की किस कविता में कवि ने बादल से फुहार, रिमझिम तथा बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहा है? इस आह्वान का क्या कारण है? अपने शब्दों में लिखिए। उत्साह कविता का नाम है। इस कविता में कवि ने बादल से फुहार, रिमझिम तथा बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहा है। फुहार, रिमझिम, बरसना कोमलता व मृदुल सोच के प्रतीक हैं, किंतु जब नवीन परिवर्तन लाना हो तो गर्जन यानी विद्रोह और क्रांति की आवश्यकता होती है। इसलिए कवि ने बादल से गरज कर नवीनता लाने के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति के साथ नूतन विद्रोह का आह्वान किया है। ग पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। यह पंक्ति किस कविता से ली गई है और इसके माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? यह है एक दंतुरित मुस्कान। कविता का नाम है। बहुत ही सुंदर कविता है, इसी से ली गई है ये। इसके माध्यम से कवि ने शिशु की भोली मुस्कान के प्रभाव का वर्णन किया है। भाई, उसे देखकर पाषाण के समान यानी पत्थर के समान दिल वाला भी स्नेहिलता में बदल जाता है, उसका अनुभव करता है और उसकी मुस्कान में खो जाना चाहता है। घ आत्मकथा लिखने के लिए किन गुणों की आवश्यकता होती है? कवि के लिए यह कार्य कठिन क्यों था? सोच करके लिखिए। देखिए, आत्मकथा लिखने के लिए ना व्यक्तित्व की विशालता के साथ साथ सच्चाई, साहस और ईमानदारी की आवश्यकता होती है, क्योंकि अपने बारे में सच बताना बड़ा मुश्किल काम होता है। लेखक के अंदर ये गुण तो थे, किंतु विनम्रता व महानता के कारण वे स्वयं के जीवन को आत्मकथा लिखने योग्य नहीं मानते थे। उन्हें लगता था कि अभी उन्होंने इतने बड़े कार्य नहीं किए हैं कि उनकी आत्मकथा में लोगों के लिए कुछ प्रेरणा हो। 13वां प्रश्न देखिए, पूरक पाठ्य पुस्तक के पाठों पर आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 से 60 शब्दों में लिखिए। कृतिका आपकी सहायक पाठ्य पुस्तक है। का वहीं सुख, शांति और सुकून है जहां अखंडित संपूर्णता है। पेड़ पौधे, पशु और आदमी सब अपनी अपनी लय, ताल और गति में हैं। हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय, ताल और गति से खिलवाड़ कर अक्षम्य अपराध किया है। साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर बताइए कि इस अक्षम्य अपराध का प्रायश्चित मनुष्य किस प्रकार कर सकता है। देखिए, कुछ इस तरह का उत्तर होगा। हमारी जो आज की पीढ़ी है उसने ना प्रकृति का अंधाधुंध तरीके से दोहन किया है, शोषण किया है। उसने प्रदूषण व वृक्षों के कटाव से पर्यावरणीय संतुलन बिगाड़ा है। पेड़ अंधाधुंध काटे जा रहे हैं, पर्यावरण बिगड़ रहा है। इससे प्रकृति की लय, ताल और गति बिगड़ी है, जिसके भयावह परिणाम समय समय पर सामने आ रहे हैं। मनुष्य को प्रकृति व पर्यावरण की कराह सुनकर उनके अनुकूल व्यवहार करना चाहिए। पर्यटन स्थलों पर प्रकृति मित्र बनकर प्लास्टिक, पॉलीथीन आदि नहीं फेंकने चाहिए। प्रकृति एवं पर्यावरण मित्र की भूमिका संकल्पित होकर निभानी जरूरी है,
तभी हमारी प्रकृति संरक्षित रह सकती है। ख, रचनाकार की भीतरी विवशता ही उसे लेखन के लिए मजबूर करती है और लिखकर ही रचनाकार उससे मुक्त हो पाता है। मैं क्यों लिखता हूँ? पाठ के आधार पर हिरोशिमा घटना से जोड़ते हुए इस कथन की पुष्टि कीजिए। देखिए, कुछ इस तरह से उत्तर है। भीतरी विवशता, जो आंतरिक विवशता होती है, वो लेखन के लिए मजबूर करती है, जो आंतरिक अनुभूति से उत्पन्न होती है। किसी घटना विशेष का अनुभव जब घनीभूत होती है ना, तब मन में संवेदनशीलता अकुलाती है, बेचैन होती है, और यही अकुलाहट अभिव्यक्ति का आधार बनती है। अनुभव, आंतरिक अनुभूति, विवशता, संवेदना के बाद पृष्ठों पर कुछ उतरता है। बाहरी दबाव की अपेक्षा लेखन के लिए आंतरिक अनुभूति कहीं अधिक प्रभावी होती है। लेखक ने हिरोशिमा की विभीषिका को, हिरोशिमा नागासाकी आप सबको पता होगा, यहाँ पर न्यूक्लियर बम गिराए गए थे अमेरिका के द्वारा, तो हिरोशिमा की विभीषिका को पत्थर पर उतरी मनुष्य की छाया से महसूस किया और इसी अनुभूति के घनीभूत होते ही हिरोशिमा पर कविता लिख डाली। ग, माता का अंचल। पाठ में भोलानाथ का अपने माता पिता से बहुत लगाव है। बचपन में हर बच्चा एक पल के लिए भी माता पिता का साथ नहीं छोड़ना चाहता है, किंतु माता पिता के बूढ़े हो जाने पर इनमें से कुछ उन्हें साथ न रखकर वृद्धाश्रम में पहुंचा देते हैं। ऐसे लोगों को आप किन शब्दों में समझाएंगे? विचार करके लिखिए। आज का जो युग है वो बढ़ती ही उपभोक्तावादी युग है। सोच उपभोक्तावादी हो गई है। एकल परिवार को प्राथमिकता दी जाती है। वैयक्तिकता का प्रभावित होना, संवेदनशीलता में कमी आना इत्यादि माता पिता को दूर रखने के प्रमुख कारण हैं। ऐसे लोगों को भावात्मक रूप से समझाने की आवश्यकता है। उन्हें यह कहकर समझाया जा सकता है कि जैसे वे अपने माता पिता के साथ कर रहे हैं, वैसा कल उनके साथ भी हो सकता है। उनके बच्चे भी उनके साथ ऐसा ही व्यवहार कर सकते हैं। वे वृद्धाश्रम भेजने से पूर्व माता पिता के स्थान पर खुद को रखकर देखें तो उन्हें समझ में आएगा, दर्द समझ में आएगा। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित 3 विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में सार गर्भित अनुच्छेद लिखिए। जीवन का कठिन दौर और मानसिक मजबूती। इसके लिए जो ये संकेत बिंदु होते हैं ना, इन संकेत बिंदुओं को एक एक करके आप इसी का थोड़ा सा विस्तार कर दें अपने शब्दों में, आपका अनुच्छेद बहुत अच्छा होगा। संकेत बिंदु को अवश्य देखें, क्योंकि अगर मैं ये पूरा अनुच्छेद बताने लगूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाने वाली है। मानसिक दृढ़ता से मुश्किल हालातों का सामना संभव। दूसरा है कठिन हालातों से दो हाथ करने की शक्ति। तीसरा है अनेक संघर्षशील व्यक्तियों के उदाहरण, मानसिक दृढ़ता का संकल्प। ख है साइबर युग, साइबर ठगी, सावधानियां एवं सुरक्षा उपाय। साइबर ठगी होती है, आप सभी समझते हैं, ऑनलाइन धोखाधड़ी भी हो जाती है आजकल। तो उससे बचने के लिए क्या करें? बढ़ते ऑनलाइन कार्य हैं तो सावधानी रखें। साइबर ठगी की बढ़ती घटनाएं होती हैं तो अपनी जितनी सुविधाएं, आपकी जो भी सूचनाएं हैं उनको संरक्षित रखें, उनके प्रति सावधानियां बरतें और इससे बचने के हर संभव उपाय हम करके रखें। ग है बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। संकेत बिंदु है दूसरों की कमियां देखना स्वाभाविक प्रवृत्ति है, लेकिन अपनी कमियां भी देखनी जरूरी है। इस प्रवृत्ति का समाज पर प्रभाव है कि सभी केवल और केवल दूसरों में कमियां ढूंढते हैं, अपनी कमियों को कोई नहीं देखता। अपने अंदर झांकना बहुत ज़रूरी है। दूसरों में ताक झांक हम करते ही रहते हैं, लेकिन अपने अंदर ताक झांक नहीं करते। ये बहुत गलत बात है। आत्मनिरीक्षण का संकल्प लेना पड़ेगा। आत्मनिरीक्षण यानी कि स्वयं का मूल्यांकन करना, स्वयं के दोषों कमियों को ढूंढना और उन्हें दूर करना, ये सबसे बड़ा मार्ग है अपनी कमियों को दूर करने के लिए। आप 15वां प्रश्न है, आप मनस्वी मौर्य, मनस्विता मालवीय हैं।
बरसात के दिनों में दुर्घटना को दावत देते हुए खुले पड़े सीवर लाइन के मेन होलों के संदर्भ में दैनिक जागरण अब नगर के संपादक को एक समाचार प्रकाशित करने का अनुरोध करते हुए लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखिए। आप सबको पत्र लिखना बहुत अच्छे से आपने साल भर नहीं बल्कि छठी क्लास से आप पत्र लिखते हैं। तो पत्र कैसे शुरुआत करें, कैसे विषय अंकित करें, फिर मेन जो चीज़ें हैं उसको लिखते हुए आप जो है अपना पत्र बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। विषय वस्तु, भाषा, प्रस्तुति पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। अनावश्यक ना लिखें। केवल और केवल जो विषय दिया गया है, विषय को समझना बहुत ज़रूरी है। कई बच्चे विषय नहीं समझते हैं तो उनका पत्र भी गड़बड़ा जाता है। इसमें अथवा है, आप श्रेयस राजपूत श्रेयसी सिंह हैं, आप छात्रावास में रहते हैं, आपको पिताजी से पता चला है कि आपकी माताजी पूरे परिवार का तो ध्यान रखती हैं किंतु अपने स्वास्थ्य की अक्सर अनदेखी करती हैं। माताजी को समझाते हुए लगभग 100 शब्दों में एक पत्र लिखिए। देखिए, पहला प्रश्न तो दिया है इन्होंने, ये औपचारिक पत्र लिखना है अथवा अनौपचारिक, दो में से कोई एक पत्र लिखना है। दोनों की शुरुआत, मध्य और अंत कैसे करें ये आप अच्छे से, मुझे लगता है कि आप सभी समझते हैं। जब इन्होंने ये बता दिया कि अगर आप लड़के हैं, छात्र हैं, तो आप उसी रूप में लिखेंगे और अगर आप छात्रा हैं तो आप उसी रूप में लिखेंगे। 16वां प्रश्न, आप तरुणावश्य हैं। यहाँ भी अगर लड़के हैं छात्र तो तरुणावश्य हैं और अगर छात्राएं हैं तो तरुणावश्य हैं। आप बीएड कर चुके हैं। आपको विवेक इंटरनेशनल स्कूल अब नगर में हिंदी अध्यापक, देखो ये जो अब दिया है ना, ये किसी स्थान का, किसी नगर का, शहर का नाम नहीं दिया, अब दे दिया। आपने भी ऐसा ही करना है। हिंदी अध्यापक अध्यापिका पद के लिए आवेदन करना है। इसके लिए आप अपना एक संक्षिप्त स्ववृत्त यानी कि बायोडाटा लगभग 40 शब्दों में तैयार कीजिए। इसमें क्या करना है, तो स्ववृत्त के अंदर पहले अपना नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, है ना, ये सारी, आपका एड्रेस, पोस्टल एड्रेस, आपके ईमेल आईडी, आपका फ़ोन नंबर, माता पिता का भी फ़ोन नंबर, ये सब सूचनाएं जब आप ऊपर लिख देते हैं ना, तो उसके बाद अपनी शैक्षणिक योग्यताओं का विवरण देते हैं। बोर्ड, किस बोर्ड से आपने परीक्षाएं पास की हैं, है ना, कौन कौन से विषय आपने लिए हैं, फिर उन विषयों में जो आपने परीक्षाएं दी हैं उन परीक्षाओं में आपने कितने अंक प्राप्त किए और आपकी परसेंटेज क्या है। ये सब लिख देने के बाद आपकी जो विशेष रुचि वाला कोई विषय है, कोई क्षेत्र है, तो उसका भी उल्लेख कर सकते हैं। मसलन कि अगर आपको कंप्यूटर का ज्ञान है तो आपको कंप्यूटर से संबंधित जानकारी है तो इसका भी उल्लेख अपने स्ववृत्त में, बायोडाटा में करना आवश्यक होता है। अथवा है, आप रॉबर्ट पॉल या डॉली डिसूजा हैं। आपने आवास प्रकाशन नगर से ऑनलाइन कुछ पुस्तकें मंगवाई थीं। प्रकाशन द्वारा उनमें से 2 पुस्तकें किसी अन्य लेखक की भेज दी गई हैं और एक पुस्तक के पहले कुछ पेज फटे हुए हैं। इसकी शिकायत करते हुए तथा इन पुस्तकों को शीघ्र लौटाने और नई पुस्तकें भिजवाने के लिए प्रकाशन के वरिष्ठ प्रबंधक को लगभग 80 शब्दों में एक ईमेल लिखिए। देखिए, आजकल ईमेल बहुत से बच्चे लिखते हैं, सभी समझते भी हैं ईमेल क्या होती है। तो ईमेल की भाषा कैसी होती है, ज़्यादा फालतू शब्द नहीं रखने होते हैं। टू मेल आईडी, जिसकी मेल पर आपको देना है उसकी एक संकल्पना कीजिए और आपकी मेल आईडी से वो ये मैसेज जाएगा, ये मेल जाएगी। तो आप इसमें क्या लिखेंगे ये स्पष्ट है, इन्हीं पंक्तियों में, इस टॉपिक में ही सब कुछ है कि आपके साथ ये प्रॉब्लम हो गई है और आप ये चाहते हैं, ये प्रॉब्लम हो गई है और ये चाहते हैं, ये लिख दें। इतने में 80 शब्द पूरे हो जाएंगे। 17वां प्रश्न है, आपके चाचा जी ने रेडीमेड कपड़ों की एक दुकान खोली है। वे प्रचार प्रसार के लिए एक स्थानीय समाचार पत्र में उसका विज्ञापन देना चाहते हैं। आप उनके लिए लगभग 60 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। देखिए, जो विज्ञापन होता है ना, वो कम शब्दों में बहुत आकर्षक होता है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आप
विषय विषय क्या है? दुकान में रेडीमेड कपड़े हैं, उन कपड़ों की ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री बढ़े, इसके लिए एक आकर्षक विज्ञापन कैसे लिखें, उसका प्रारूप, विषय वस्तु, भाषा, है ना, ये सब, फिर प्रस्तुति, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अथवा ये नहीं तो ये करें, आप सौम्य गर्ग अथवा सौम्या गर्ग हैं, आपके भैया भाभी की पहली वैवाहिक वर्षगांठ एनिवर्सरी है, इस अवसर पर उनके लिए लगभग 60 शब्दों में शुभकामना एवं बधाई संदेश लिखिए। बहुत ही आसान है भाई, शुभकामनाएं ही तो देनी है। किस अवसर पर देनी है? विवाह का की वर्षगांठ है, एनिवर्सरी है, इस अवसर पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं दीजिए, लंबी उम्र की कामना कीजिए, है ना, अपना प्यार लुटाइए, है ना, अपने शब्दों में लिखिए, आपका काम हो जाएगा। और अधिक जानकारी, व्याकरण से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जो 10वीं क्लास के लिए बहुत ही उपयोगी विषय उसके अंदर समाहित हैं, उनका आप अवलोकन कीजिए, देखिए। और अभी चैनल पर नए हैं और पुराने भी हैं लेकिन आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल सेलेक्ट कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। आप सभी छात्र छात्राओं के पेपर बहुत अच्छे तरीके से हो जाएं और अच्छी सफलता अर्जित करें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।